मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है, क्योंकि ये आप ही लोगों का डिमांड था कि सर मॉडल पेपर को अभी छोड़िए, फिलहाल में प्री बोर्ड पेपर को छोड़िए, पहले आप अर्थशास्त्र जो हो गया, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो अदर सब्जेक्ट आपके हैं और भी, चाहे वो साइंस साइड का हो, आर्ट साइड का, तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आने वाले हैं, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन पर बात कीजिए। तो वही है कंटेंट आप लोग के डिस्कस आप लोग के लिए लेकर आया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए 2024 के एग्जाम में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है, और जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला है सब एक से बढ़कर एक है। तो डिस्कस चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। और उसके साथ ही साथ डिस्कस मैं आप लोगों के साथ पेपर भी डिस्कस करता रहूंगा, एक दो जैसे मिलता रहेगा मुझे पेपर, तो मैं पेपर का भी डिस्कशन आप लोगों के साथ करता रहूंगा, प्री बोर्ड का मिले चाहे बोर्ड का मिले। अभी देखिए आप लोग का यूपी बोर्ड का सब न्यू जो 2023-24 का मॉडल पेपर आ चुका है, उनका भी मैं डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगा, उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। लेकिन डिस्कस अपना प्रेम और स्नेह इसी चैनल के साथ बनाए रखिए, इस चैनल के साथ जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चलिए करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की हम लोग शुरुआत। देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, औसत आय की गणना हम लोग किस प्रकार करते हैं। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें औसत आय के बारे में, तो किसी देश की औसत आय की अगर गणना करना है तो देश की कुल आय क्या है और उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित की जाती है। यानी किसी देश की औसत आयु जानना है आप लोगों को कि वहाँ औसत आयु कितनी है व्यक्तियों की, तो यहाँ वहाँ पर टोटल मतलब ये याद करिए कि उनकी देश की कुल आय क्या है। देश की कुल आय को अंश में रखेंगे और हर में रखेंगे उस वहाँ की कुल जनसंख्या क्या है, जब डिवाइड कर देंगे आपका तो वही आ जाएगा आपका औसत आय। ठीक है, जैसे हम लोग कह दिए कि किसी का मान लीजिए देश के बारे में मान लीजिए पार्टिकुलरली 1000 है। ठीक है, 1000 हो गया, 1000 हो गया पता चला वहां पर। अब पता चला कि यहाँ पर फिर क्या है आप लोगों का 1000 हो गया वहाँ का टोटल आय देश का, और वहाँ की हम जनसंख्या हम लोग ये मानते हैं कि वहां पर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, तब इससे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 जो आपका आंसर ये आया, यही है वहाँ का औसत आय। ठीक है, लिसनर्स देखिए आगे बढ़ने से पहले इस नंबर को कर लीजिए नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों को, 950 690 227 नाम का इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिसनर्स आप लोग इस चैनल का और भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं लिसनर्स। और इस नंबर के माध्यम से, ये इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है लिसनर्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को कंटेंट पसंद आता है, वो कुछ अपने तरीके से कुछ इकोनॉमिकली तौर पर भी डीजे सर चैनल का सभी सहयोग करना भी चाहते हैं। देखिए ज्वाइन वाला बटन है, जाकर उससे ज्वाइनिंग भी आप ले सकते हैं मेंबरशिप के लिए। और उसके अलावा इसमें देखिए 950 690 227 नाम के नंबर पर ये व्हाट्सएप पर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी चीजें हैं। यदि आपको कुछ अगर अपने तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, इच्छा हुई तो करिए, नहीं इच्छा है तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर डीजे सर चैनल को अगर एक ब्रॉड चैनल के रूप में लेके जाना हम लोग को, तो ये सभी लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल होगा। तो जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए अर्थशास्त्र में बाजार के बारे में बात किया जाए तो शब्द का अर्थ क्या होता है, उस प्रभावपूर्ण व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें कि क्रेता और विक्रेता जो होते हैं घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर क्रेता और विक्रेता के बीच में घनिष्ठ संबंधों के साथ वहां पर उनका क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान चीजें होती हैं, जो लेन देन होता है, उनका जो व्यवस्था होता है वो क्रियान्वयन होता है, व्यवस्थाओं के द्वारा जो उनका कार्य किया जाता है, वो कार्य जो संपन्न होता है उसे ही हम लोग कहते हैं बाजार। यानी ये जो डिफिनेशन है वो आपका क्या है, अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आप लोगों का, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। देखिए वाणिज्यिक बैंक है आप लोगों से, चाहे कमर्शियल बैंक है, देखिए वाणिज्यिक बैंक भी कह सकता है आपसे, आपसे कमर्शियल बैंक भी कह सकता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एडिशंस देखिए ब्रैकेट में इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंक के बगल में मैंने कमर्शियल बैंक को भी रखा हुआ है। यानी उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, यानी जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी वे बैंक जो कि धन जमा करते हैं और व्यवसाय के लिए ऋण देते भी हैं, तो वो ऐसी सेवाएं जो प्रदान करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, उनका काम ही यही होता है, उनको करना ही यही होता है। ठीक है ना, इस तरीके से वो अपने वर्क को करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अपस्फीति अंतराल से क्या तात्पर्य है। देखिए अपस्फीति की बात अगर हम लोग करें तो मुद्रास्फीति की उलट स्थिति होती है।
उपस्फीति क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रास्फीति की उलट उलट स्थिति होती है। दरअसल यह कीमतों में लगातार गिरावट आने की स्थिति है। जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती है। नहीं, मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? 0% से भी नीचे जब चला जाता है तो अपस्फीति की परिस्थितियां क्रिएट हो जाता है, अपने आप स्वाभाविक हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी अंतराल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां आप लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? देखिए, अनुकूल परिस्थितियां, जब देश की अर्थव्यवस्था में बचत करने की परिस्थिति अनुकूल रहती है तो लोग अधिक बचत करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर नहीं रहने, किसी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं रहने तथा अर्थव्यवस्था में शांति का वातावरण रहने पर लोग अधिक बचत कर सकते हैं। बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व क्या क्या निकल के आया? यानी पहले तो कहा गया कि अनुकूल परिस्थिति मिली हम लोग को। ठीक है, अब पता चला हालत खराब है, अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है और पता चला बचत करेंगे उसमें, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब महंगाई रहेगी, महंगाई पर कंट्रोल रहेगा तभी ना आप बचत करेंगे, नहीं तो पता चला कि आपका तो वो चला जाना है। तो ऐसी शांति का माहौल रहता है, वातावरण बना रहता है, सब चीजें सही तरीके से चलती हैं, तब वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बचत की बातें कर सकता है व्यक्ति, इंसान एक बार। चलिए, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली बताइए डिस्कशन। देखिए यहाँ पर जो है 10 देखिए मुद्रा प्रणाली को तो आप जानते हैं कि रुपया के बेस पर देखिए भारत की जो पहचान है क्या, वो ये देखिए रुपया के सिंबल है ना, रुपया। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500 और 2000। अभी 2000 की नोट नहीं दिखी। मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी किए जाते हैं, पहले था, अब देखिए जो नोटबंदी की बात से कोई खर की नोटें नहीं दिखी। बैंक नोट जारी किए जाते हैं, इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? देखिए केंद्रीय बैंक जिसे कहते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं इसे हम लोग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक किसी देश या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है जो उसकी मुद्रा नीति का संचालन करता है और उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वहां का केंद्रीय बैंक। यानी देखा जाए तो बैंकों मतलब पैसों से के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो केंद्रीय बैंक ही होता है। जैसे हम लोग यहाँ केंद्रीय बैंक के बारे में बात होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की जब बात हम लोग करते हैं जो ये हो जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या दोष हैं इनके बारे में बताना है। देखिए वस्तु विनिमय क्या हो गया? वस्तु विनिमय बहुत ही ज्यादा बात पूछा जाता है, प्रश्न ही हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाइयों के बारे में देखा जाए तो देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी होती है इसमें, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी होती है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, मूल्य के समान मापन की कमी होती है। मूल्य के समान मापन की कमी का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में, जैसे कोई गेहूं दे दिया, कोई चावल दे दिया, हो सकता है गेहूं खराब निकल जाए, गड़बड़ निकल गया, कोई गाय दिया, कोई बकरी दे दिया, तो ऐसा मतलब देखिए एक समान मापन कर पाना बहुत कठिन काम होता है। नहीं, वस्तु के बदले वस्तु को देना लेना ये एक कठिन काम हो जाता है। ठीक है डिस्टेंस। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्थगित भुगतान के मानक की कमी। भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है चावल का कुछ और रेट हो, गेहूं का कुछ और रेट हो, बकरी का कुछ और रेट हो, गाय कुछ और रेट हो। अब चला आप गेहूं दे के बकरी ले लिया, हमको समझ में आया नहीं, समझ में आया, रेट में कमी बेसी हो, तो उतार चढ़ाव हो जाता है। एक मानक नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है। ठीक है ना, जैसे पहले के लोग कहते थे कि चला भैया दूटे बांस लगा ला, एक ही कल जाई तो लोग का कि एक बिस्सा होगा, आधा बिस्सा होगा। नहीं, अब आज क्या इंची टेप है, पैमाना है, मानक है, उस मानक के बेस पर लेकर बातें किया जाता है। लेसन देखिए रेगुलरली आप लोग स्टडी कीजिए। ठीक है, दुआरे पाई बरात समझे कि लगल भगवास वाला किस्सा मत करिए, कंटिन्यूस अपनी तैयारी करिए, तभी आप लोग अपने अपने एग्जाम अपना बेस्ट दे पाएंगे। नहीं तो फिर आप लोगों को इतना आप लोगों के लिए बेहतर कार्य करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। समय बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों का कि फरवरी के आपको सेकेंड वीक तक मान के चलिए मैक्सिमम चांस है आपका जनवरी में ही पूरा प्री बोर्ड हो जाएगा और फरवरी के दूसरे वीक में आपका एग्जाम हर हाल में चालू होना है, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। बाद में वही आप लोग परेशान हो जाएंगे बहुत कि सर प्लीज बताइए कैसे क्या करेंगे, ये वो पूरा दिमाग का दही आपका भी हो जाता है और जो कंटेंट तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए, रेगुलरली आप स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। मूल्य संचय की देखिए कमी होती है, मूल्य संचय का भी इसमें कमी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। आज का ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जैसे मैंने जो नंबर बताया उस नंबर के प्रति जो मैंने आप लोग कुछ एक्टिविटी बताई तो उसे आप लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। और इस डीजे सर चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जानिएगा जे नेकी कर दरिया में डाल, तो उतना छोटा सा काम आप कर सकते हैं, कितना कहाँ घाटी जाकर कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका एक पहल बहुत बड़े उद्देश्य की ओर, बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जा सकता है। तो इतना आप लोग काम जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का
हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।